हेलो। हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील यादव आपके अपने इस स्काई गुरुकुल प्लेटफॉर्म पे आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं काफ़ी बेहतर होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से आप कर रहे होंगे। क्लास 10 सामाजिक विज्ञान की जो सीरीज चल रही है आपकी नागरिक शास्त्र के तहत तीसरा चैप्टर देखेंगे आज, जो कि है जाति, धर्म और लैंगिक मसले। तीसरा चैप्टर है आपका ये, और इससे जुड़े जितने भी प्रश्न हैं ऑब्जेक्टिव आपके 25-30 प्रश्न हैं उसको देखा जाएगा। आपका पेपर काफ़ी नज़दीक आ चुका है और समय आपके पास बचा नहीं है, और आपका जो अपना वो नोट्स है जिसको खुद अपने हाथों से आप बनाए हैं उसका जमकर रिवीजन करते रहिए। साथ ही साथ जो वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ इन प्रश्नों को आप एक नज़र ज़रूर देखिएगा। राजीव क्वेश्चन बैंक से संबंधित ये प्रश्न है आपके। इसका उत्तर भी इसके साथ ही दिया हुआ है, इसलिए बहुत ज़्यादा समय इस पर मैं नहीं दूंगा आपको। जितने कम समय में जितना ज़्यादा प्रश्न करा सकूँ वो कोशिश करने का काम करूँगा। एक चीज़ और कह दूँगा आपसे कि अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, बगल में ऑल नोटिफिकेशन का आइकन आएगा उसको क्लिक करिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे और आपकी तैयारी भी काफ़ी बेहतर तरीके से होती रहे। जम के रिवीजन करिए। देखेंगे प्रश्न नंबर 1 को जी। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि सांप्रदायिकता से क्या तात्पर्य है। सांप्रदायिकता से क्या तात्पर्य है। सांप्रदायिक राजनीति इस सोच पर आधारित होती है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है। इस मान्यता के अनुकूल सोचना सांप्रदायिकता है। सांप्रदायिक राजनीति इस सोच पर आधारित होती है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है। इस मान्यता के अनुकूल सोचना सांप्रदायिकता है। या फिर दंगा फसाद सांप्रदायिकता कहलाता है। या फिर दूसरे धर्म के प्रति घृणा फैलाना ही सांप्रदायिकता है। या फिर दो संप्रदायों के प्रति दुश्मनी सांप्रदायिकता है। पहला प्रश्न पूछा है सांप्रदायिकता से क्या तात्पर्य है, उत्तर जाएगा इसका क के साथ। सांप्रदायिक राजनीति इस सोच पर आधारित होती है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है। इस मान्यता के अनुकूल सोचना सांप्रदायिकता है। क ऑप्शन से हो जाएगा पहले का। प्रश्न नंबर 2, जाति पदानुक्रम से क्या तात्पर्य है जी। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर प्रवास। जाति पदानुक्रम से क्या तात्पर्य है। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर प्रवास, एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय में जाना, पायदान जैसी एक संरचना जिसमें सभी जाति समूहों का उच्चतम से निम्नतम स्थान होगा, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जाति पदानुक्रम से क्या तात्पर्य है, उत्तर जाएगा इसका ग के साथ। पायदान जैसी एक संरचना जिसमें सभी जाति समूहों का उच्चतम से निम्नतम स्थान होगा। ग ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। देखेंगे प्रश्न नंबर 3 को। तीसरा प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किसमें भारत में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित होती हैं जी। निम्नलिखित में से किसमें भारत में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित होती हैं। विधानसभा में, विधान परिषद में, राज्यसभा में या पंचायत में। तो उत्तर इसका जाएगा घ के साथ। भारत में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित होती हैं कहाँ पर, पंचायत में। आपका घ ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करेंगे प्रश्न नंबर 4 की। 4 कहता है कि भारत में 2011 ईस्वी में पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता प्रतिशत दर कितनी थी। भारत में 2011 ईस्वी में पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता प्रतिशत पूछ रहा है जी। पुरुष 76% और महिला 54, पुरुष 80 और महिला 62, पुरुष 82 और महिला 65, या फिर पुरुष 84 और महिला 69। तो उत्तर जाएगा इसका ग के साथ। भारत में 2021 में जो जनगणना हुई थी पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता प्रतिशत दर इसमें पूछा गया है, उसके अनुसार तो ऑप्शन नंबर ग आपका हो जाएगा। पुरुष 82% साक्षर और महिला 65। ग ऑप्शन सही। देखेंगे प्रश्न नंबर 5 को। प्रश्न नंबर 5 है आपका कि भारत में लिंगानुपात कितना है जी। भारत में लिंगानुपात कितना है, 943, 929, 933 या 938। उत्तर जाएगा इसका क के साथ। भारत में जो लिंगानुपात है आपका वो है 943। का ऑप्शन सही हो जाएगा। छठे की बात करेंगे कि भारत के उस राज्य का नाम बताइए जहाँ लिंगानुपात सबसे अधिक है। भारत के उस राज्य का नाम बताइए जहाँ लिंगानुपात सबसे अधिक है जी। केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। तो उत्तर जाएगा इसका क के साथ। भारत के केरल राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है। क ऑप्शन सही हो जाएगा। देखेंगे प्रश्न नंबर 7 को। महिला संगठनों और कार्यकर्ताओं के अनुसार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में कितनी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर देनी चाहिए। महिला संगठनों और कार्यकर्ताओं के अनुसार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में कितनी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर देनी चाहिए।
एक तिहाई, एक चौथाई या दो तिहाई, तीन चौथाई? तो उत्तर जाएगा क के साथ। महिला संगठनों और कार्यकर्ताओं के अनुसार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर देनी चाहिए। क ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8, एक ऐसे समुदाय के लोग जो साधारणतया पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों में रहते हैं, एक ऐसे समुदाय के लोग जो साधारणतया पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों में रहते हैं और जिनका बाकी समाज से अधिक मेल जोल नहीं है, ये भारतीय समाज के किस वर्ग के हैं? पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जातियां हैं, अनुसूचित जनजातियां हैं या सामान्य वर्ग? तो उत्तर जाएगा इसका ग के साथ। एक ऐसे समुदाय के लोग जो साधारणतया पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों में रहते हैं और जिनका बाकी समाज से अधिक मेल जोल नहीं है, ये भारतीय समाज के अनुसूचित जनजातियों के समूह में आते हैं। ग ऑप्शन से। प्रश्न नंबर 9, वे हिंदू जातियां जिन्हें हिंदू सामाजिक व्यवस्था में अछूत माना जाता था और भेदभाव तथा तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता था, ये भारतीय समाज के किस वर्ग के हैं? वे हिंदू जातियां जिन्हें हिंदू सामाजिक व्यवस्था में अछूत माना जाता था और भेदभाव तथा तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता था, ये भारतीय समाज के किस वर्ग के हैं? पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ और सामान्य वर्ग? तो उत्तर जाएगा इसका ख के साथ। वे हिंदू जातियाँ जिन्हें हिंदू सामाजिक व्यवस्था में अछूत माना जाता था और भेदभाव तथा तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता था, ये भारतीय समाज की अनुसूचित जातियाँ कहलाती हैं। ख ऑप्शन सही। प्रश्न नंबर 10, दुनिया के किस हिस्से या देशों में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर काफ़ी ऊंचा है? दुनिया के किस हिस्से या देशों में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर काफ़ी ऊंचा है जी? स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया या फिर ब्रिटेन, फ्रांस और इटली? तो उत्तर जाएगा इसका क के साथ। स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर काफ़ी ऊंचा है। क ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। देखेंगे प्रश्न नंबर 11 को। प्रश्न नंबर 11 है जी, भारत के राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना है? भारत के राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना है जी? 5% से कम है, 7% से कम है, 10% से कम है या फिर 12% से कम? तो उत्तर जाएगा इसका क के साथ। भारत के राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व जो है वो है आपका 5% से कम। क ऑप्शन सही। 12वें को देखा जाएगा तो विवाह, तलाक, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे परिवार से जुड़े मसलों पर संबंधित कानून कहलाता है। वो कौन सा कानून कहलाता है जी? विवाह, तलाक, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे परिवार से जुड़े मसलों पर संबंधित कानून कहलाता है। कौन सा कानून कहलाता है? उत्तराधिकार कानून, विवाह से संबंधित कानून, पारिवारिक कानून या फिर तलाक से संबंधित कानून? तो ऑप्शन जाएगा इसका ग के साथ। विवाह, तलाक, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे परिवार से जुड़े मसलों पर संबंधित कानून आपका पारिवारिक कानून कहलाता है। ग ऑप्शन सही। प्रश्न नंबर 13, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य जो कहा गया है, इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना आपको। किसी भी धर्म के पालन की स्वतंत्रता, कोई भी राजकीय धर्म नहीं है, धर्म के नाम पर भेदभाव करने की मनाही है, या फिर यह धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए सीटें आरक्षित करता है? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा यहाँ पे घ ऑप्शन सही, क्योंकि पूछा है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो सही नहीं पूछा है यहाँ पे, सही नहीं है। यह धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए सीटें आरक्षित करता है, ये ऑप्शन आपका सही नहीं है। बाकी किसी भी धर्म के पालन की स्वतंत्रता देता है ये, कोई भी राजकीय धर्म नहीं है, धर्म के नाम पर भेदभाव करने की मनाही है, ये भी सत्य है, लेकिन घ ऑप्शन ये आपका गलत है। देखेंगे प्रश्न नंबर 14 को। प्रश्न नंबर 14 है कि धर्म को राजनीति से कभी भी अलग नहीं किया जा सकता, ये शब्द किसने कहे हैं? धर्म को राजनीति से कभी भी अलग नहीं किया जा सकता, ये शब्द किसने कहा है जी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, राम मनोहर लोहिया या फिर जवाहरलाल नेहरू?
प्रश्न नंबर 14 आपका कि धर्म को राजनीति से कभी भी अलग नहीं किया जा सकता, ये शब्द किसने कहा है जी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, राम मनोहर लोहिया या जवाहरलाल नेहरू? तो उत्तर जाएगा इसका ख के साथ, यानी कि महात्मा गांधी ने कहा है कि धर्म को राजनीति से कभी भी अलग नहीं किया जा सकता है। ख ऑप्शन सही। 15वें की बात करेंगे, प्रश्न नंबर 15, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है किससे? प्रश्न नंबर 15, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर से, समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिकाओं से, बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात से, या फिर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में महिलाओं को मतदान का अधिकार न मिलने से। तो जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर से। क ऑप्शन आपका सही। प्रश्न नंबर 16 है आपका कि भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। प्रश्न नंबर 16, भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है लोकसभा, विधानसभा, मंत्रिमंडल या पंचायती राज्य की संस्थाएं? तो उत्तर जाएगा 16 का हो जाएगा घ के साथ, भारत में पंचायती राज संस्थाओं में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। घ ऑप्शन आपका सही। देखेंगे प्रश्न नंबर 17 को जी, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन को चुनना है चारों में से। भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन गलत है ये पूछा आपसे। यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, या एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है, सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है, या फिर किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है? तो ऑप्शन जाएगा इसका ख के साथ। भारतीय संविधान के बारे में गलत पूछा है आपसे, तो यह एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। भारतीय संविधान के बारे में गलत बताना था आपको, ख ऑप्शन आपका हो जाएगा, क्योंकि यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। कौन? संविधान। सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है। कौन? संविधान। किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है। कौन? संविधान। लेकिन यहाँ गलत पूछा था आपसे, तो ऑप्शन नंबर ख आपका सही हो जाएगा। देखेंगे अगले प्रश्न को। धर्मनिरपेक्ष राज्य में, प्रश्न नंबर 18 आपका कि धर्मनिरपेक्ष राज्य में धर्म का कोई स्थान नहीं, एक राष्ट्र एक धर्म में विश्वास, केवल बहुसंख्यक वर्ग के धर्म को मान्यता, या फिर सभी धर्मों को समान समझना? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य में सभी धर्मों को समान समझना, और घ ऑप्शन आपका होगा सही। 19 नंबर, भारत में पंचायती राज्य की स्थापना हुई थी जी, कब हुई थी? 1980 में, 1990 में, 1992 में या 2004 में? तो उत्तर जाएगा इसका ग के साथ, भारत में पंचायती राज्य की स्थापना हुई थी 1992 में। ग ऑप्शन सही। देखेंगे प्रश्न नंबर 20 को। प्रश्न नंबर 20, प्रश्न नंबर 20, भारत में कुछ स्थानों पर लिंगानुपात किस स्तर तक गिर गया है जी? भारत में कुछ स्थानों पर लिंगानुपात किस स्तर तक गिर गया है? 927, 840, 820 या फिर 800? तो उत्तर जाएगा घ के साथ, भारत में कुछ स्थानों पर लिंगानुपात आपका 800 तक गिर गया है। 21 की बात करेंगे कि इनमें से कौन सा सांप्रदायिकता की कुरूपता के बारे में सत्य है? इनमें से कौन सा सांप्रदायिकता की कुरूपता के बारे में सत्य है? सांप्रदायिक शिक्षा, दंगे, नरसंहार या उपरोक्त सभी? तो प्रश्न नंबर 21, सांप्रदायिकता की कुरूपता के बारे में आपके उपरोक्त सभी सही हैं। सांप्रदायिक शिक्षा भी, दंगे भी और नरसंहार भी आपकी सांप्रदायिकता की कुरूपता के बारे में बताते हैं। 21 ऑप्शन, प्रश्न नंबर ऑप्शन नंबर घ सही। प्रश्न नंबर 22, एक ऐसी प्रणाली जो पुरुषों को अधिक महत्व देती है और उन्हें महिलाओं पर शक्ति प्रदान करती है, क्या कहते हैं उसको? एक ऐसी प्रणाली जो पुरुषों को अधिक महत्व देती है और उन्हें महिलाओं पर शक्ति प्रदान करती है, तो उसको क्या कहेंगे? नारीवादी कहेंगे, समाजवादी कहेंगे, पितृ प्रधान कहेंगे या साम्यवाद कहेंगे? उत्तर जाएगा इसका ग के साथ, एक ऐसी प्रणाली जो पुरुषों को अधिक महत्व देती है और उन्हें महिलाओं पर शक्ति प्रदान करती है, तो उसे कहते हैं पितृ प्रधान देश। ग ऑप्शन सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न, भारत में राज्य का आधिकारिक धर्म है? भारत में राज्य का आधिकारिक धर्म है हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, कोई नहीं? तो ऑप्शन जाएगा घ के साथ, कोई नहीं। भारत में राज्य का आधिकारिक धर्म कोई नहीं।
घ ऑप्शन सही। प्रश्न नंबर 24 है जी, संविधान के माध्यम से महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है किसमें? संविधान के माध्यम से महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है किसमें? स्थानीय निकायों में, लोकसभा में, राज्यसभा में या प्रांतीय विधायिका में? तो संविधान के माध्यम से महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है आपके स्थानीय निकायों में, क ऑप्शन सही हो जाएगा। देखेंगे प्रश्न नंबर 25 को जी। प्रश्न नंबर 25 आपका कि महात्मा गांधी का विचार था, क्या विचार था उनका? धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, धर्म का राजनीति से कोई संबंध नहीं है, या फिर धर्म और राजनीति अलग अलग हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो महात्मा गांधी का विचार आपसे पूछा गया और उत्तर जाएगा इसका क के साथ कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। ये किसका विचार है? महात्मा गांधी जी का, क ऑप्शन सही। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न और इस चैप्टर का भी आखिरी प्रश्न है जी, प्रश्न नंबर 26। निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन, उत्तरदायी शासन, कानून की समानता या फिर बहुसंख्यकों का शासन? निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन, उत्तरदायी शासन, कानून की समानता या बहुसंख्यकों का शासन? तो उत्तर जाएगा घ के साथ, बहुसंख्यकों का शासन। ये आपका लोकतंत्र से, इसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है, बहुसंख्यकों का शासन, घ ऑप्शन सही। तो इस तरीके से टोटल आपके 26 प्रश्न थे जो आपके कंप्लीट हुए। इसके बाद चैप्टर नंबर 4 है आपका राजनीतिक दल। इससे भी जो ऑब्जेक्टिव वाले प्रश्न उसको भी देखा जाएगा। इसके पहले इतिहास भूगोल के जो चैप्टर आपके हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अगर उसको अभी तक आपने नहीं देखा तो सीधा प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ क्रम से लगी हुई है पूरी की पूरी वीडियो, और वहाँ पे आप उसको देखिए। लेकिन उससे पहले अपने नोट्स को अच्छे तरीके से पढ़िएगा, रिवीजन के तौर पे इसको देखिएगा। कोई भी सीरीज हो तो आप उसको रिवीजन के तौर पर ही जम के पढ़िएगा, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। जितना ज़्यादा प्रश्न अपने सामने से निकालेंगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए, तब तक आप बने रहिएगा इस स्काई गुरुकुल पे। और एक चीज़ कि अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बगल में ऑल नोटिफिकेशन का आइकन आएगा, उस पर क्लिक करिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहेगी और आपकी तैयारी अच्छे तरीके से चलती रहेगी जी। तब तक आप पढ़ाई के साथ एंजॉय करिए। अगली वीडियो के आने तक मैं फिर मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ और नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए